नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। 24 घंटे में 3,32,000 केस, 2,263 लोगों की मौत। पूरा भारत इस समय इन आंकड़ों के तनाव से गुजर रहा है। जिन लोगों को इलाज के लिए अस्पताल जाने की जरूरत पड़ रही है, उनके कष्ट का अंदाजा लगाकर स्वस्थ लोग भी डिप्रेशन में हैं। भारत पॉजिटिव होने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन लड़खड़ाते सिस्टम को देखकर सारी पॉजिटिविटी हवा हो जाती है। भारत के सामने मिशन ऑक्सीजन है। यह सांसों के लिए सबसे बड़ी लड़ाई है। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए भारत के इस महायुद्ध की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और यह भी बताएंगे कि ऑक्सीजन संकट पर आज प्रधानमंत्री की 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाली कंपनियों के साथ जो वर्चुअल मीटिंग्स हुई, उनका निचोड़ क्या निकला और संकट काल की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर भी कैसे राजनीतिक विवाद हो गया। ऑक्सीजन की कमी पर देश के अलग अलग हिस्सों से आज भी ग्राउंड रिपोर्ट्स आई हैं। एक एक सांस के लिए तरसते आम लोग अब ये कह रहे हैं कि या तो ऑक्सीजन दे दो, नहीं तो जहर दे दो। कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि वैक्सीन का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वैक्सीन लगवाने वाले बहुत से लोग संक्रमित हो गए। लेकिन ये सोच गलत है। आज ऐसे लोगों की आंखें खोलना बहुत जरूरी है। इसके अलावा इस भयानक आपातकाल में कुछ पॉजिटिव कहानियां भी हैं जो महामारी से लड़ने की हिम्मत दे रही हैं। ये कहानियां भी आपसे शेयर करेंगे। आपको एक्स्ट्रा खबरदार भी कर देते हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण फैलाने वाला ट्रिपल म्यूटेंट वायरस पाया गया है। इसे कोरोना वायरस का बंगाल स्ट्रेन कहा जा रहा है। ये वायरस के तमाम पुराने स्ट्रेन से ज्यादा तेजी से फैलता है और संक्रमित व्यक्ति को तेजी से बीमार कर देता है। इस वायरस के कुछ सैंपल दिल्ली और महाराष्ट्र में भी मिले हैं और जाइडस की वीराफिन दवा को DCGI की मंजूरी मिल गई है। इस दवा से कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी। वीराफिन दवा के नतीजे ट्रायल्स में शानदार रहे हैं। जाइडस का दावा है कि इसके इस्तेमाल के बाद 7 दिन में 91.1% कोरोना पीड़ितों का RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आया है। कंपनी का दावा है कि कोरोना होने के शुरुआती वक्त में अगर वीराफिन दी जाती है तो मरीज को कोरोना से उबरने में मदद मिलेगी और कम तकलीफ होगी। अभी यह दवा सिर्फ डॉक्टर की सलाह के बाद ही किसी मरीज को दी जाएगी। इसे अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाएगा। ऑक्सीजन संकट पर आज प्रधानमंत्री की उन 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग हुई जहां सबसे ज्यादा संकट है। इसके बाद ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाली कंपनियों के साथ वर्चुअल मीटिंग हुई। इन मीटिंग्स में मौजूदा संकट से निपटने की जो बातें निकल कर आई, उसमें ऑक्सीजन टैंकर्स की आवाजाही में लगने वाले समय को कम करने की बात हुई, जिससे जल्द से जल्द टैंकर्स पहुंचाए जाएं। इसमें रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रही है और एयरफोर्स खाली टैंकरों को प्लांट तक पहुंचा रही है, जिससे एक तरफ का ट्रैवल टाइम बचे। इसके अलावा ऑक्सीजन उत्पादकों को पूरी क्षमता से काम करने को कहा गया। दूसरे काम में इस्तेमाल होने वाले टैंकर्स को ऑक्सीजन की सप्लाई में लगाने की बात की गई। राज्यों और ऑक्सीजन उत्पादकों को आपस में बेहतर तालमेल रखने को कहा गया। सभी राज्यों से यह पहले ही कह दिया गया है कि किसी भी ऑक्सीजन टैंकर को किसी भी स्थिति में रोका नहीं जाएगा। मुख्यमंत्रियों से यह कहा गया कि वो अपने अपने राज्यों के अस्पतालों तक ऑक्सीजन टैंकर से सप्लाई को देखने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाए। उखड़ती सांसों के बीच ये सांसों के लिए वो महायुद्ध है जिसे हम सबको मिलकर लड़ना। यहाँ मैदान खाली पड़ा, वहाँ लगा दो। फिर पैसे कमी नहीं जनता को, आप क्यों लोगों को परेशान कर रहे हो? सिलेंडर होता है 10% को लगाया जा रहा है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बैठ नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर। जो बैठे ऊपर सरकार बैठे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ कर लो, कुछ कर लो। ना तो रोडों पे ना यही हाल मिलेगा रोडों पे। कोरोना से लड़ाई में एक एक सांस पर आफत है, एक एक सांस के लिए लड़ाई है, एक एक मिनट भारी है। लोग मर रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, अस्पताल गिड़गिड़ा रहे हैं। जमीन आसमान एक करना होगा, कुछ भी करके ऑक्सीजन पहुंचाना होगा और जल्दी से जल्दी पहुंचाना होगा। देर से ही सही रेलवे को काम दिया गया है ऐसी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने का, जो खाली टैंकर लेकर तेजी से बोकारो जैसी जगह जा रही हैं और वहां के स्टील प्लांट से टैंकर में ऑक्सीजन भरकर लखनऊ जैसी उन जगहों पर पहुंचाने में लगी हैं जो ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। 3 टैंकर आए हैं और हर टैंकर में लगभग 16 टन लिक्विड ऑक्सीजन डाला गया है, तो लगभग 50 टन लिक्विड ऑक्सीजन यूपी के लिए अभी रवाना होगा। दोपहर को बोकारो से लखनऊ के लिए पहली ऑक्सीजन ट्रेन निकली। 3 खाली टैंकर लखनऊ से आए थे, जिनमें हर टैंकर में बोकारो स्टील प्लांट से 16 टन ऑक्सीजन भरा गया और इन्हें ट्रेन से लखनऊ रवाना किया गया। इन 3 टैंकर से यूपी को करीब 50 टन ऑक्सीजन मिल पाएगी। बोकारो स्टील प्लांट में रोज 150 टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है,
जिसकी सप्लाई यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बंगाल और बिहार में हो रही है। ऐसी ही ऑक्सीजन ट्रेन महाराष्ट्र के लिए भी चली है। ऑक्सीजन के 7 खाली टैंकर लेकर ट्रेन मुंबई से विशाखापट्टनम पहुंची, जहां हर टैंकर में राष्ट्रीय इस्पात के प्लांट से 15 टन ऑक्सीजन भरकर और इसे ट्रेन में लोड करके जल्द से जल्द मुंबई पहुंचाया जाएगा। ऑक्सीजन के खाली कंटेनर और टैंकर को प्लांट तक पहुंचाने और इन्हें भरकर वापस लाने के लिए एयरफोर्स भी जुट गई है। गाजियाबाद के हिंडन से एयरफोर्स के 2 बड़े C-17 विमान और एक IL-76 विमान 3 खाली ऑक्सीजन कंटेनर लेकर पश्चिम बंगाल के पानागढ़ पहुंचे, जहां से कंटेनर्स में ऑक्सीजन भरकर दिल्ली लाया जाएगा। एयरफोर्स के विमानों से ऐसे ही कई जगह ऑक्सीजन टैंकर एयरलिफ्ट किए जा रहे हैं। हैदराबाद में 2 C-17 विमानों से 9 खाली ऑक्सीजन टैंकर एयरलिफ्ट करके ओडिशा पहुंचाया गया, जहां से इन खाली टैंकर में 150 टन ऑक्सीजन भरकर सड़क के रास्ते हैदराबाद लाया जाएगा। ये ऑक्सीजन टैंकर अगले मंगलवार तक हैदराबाद पहुंचेंगे, लेकिन टैंकर एयरलिफ्ट करने से फिर भी 3 दिन बच गए। इसके अलावा एक बड़ा कदम ये उठाया गया कि ऑक्सीजन के संकट से निपटने के लिए जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट मंगवाए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पतालों में लगवाया जाएगा और तुरंत ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकेगी। विदेश से ऐसे ऑक्सीजन उपकरण और ऑक्सीजन कंटेनर खरीदकर इन्हें एयरलिफ्ट करके भारत लाया जाएगा और इनसे दिल्ली और दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में टाइम बचाने की ही लड़ाई है, क्योंकि एक-एक दिन नहीं, एक-एक घंटे नहीं, एक-एक मिनट भारी पड़ रहे हैं। ऐसा संकट कभी नहीं देखा कि ऑक्सीजन के लिए अस्पताल गिड़गिड़ा रहे हों, मरीज छटपटा रहे हों। पूर्वी दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है GTB अस्पताल, जो कि सैकड़ों मरीजों का इलाज करता है, खासतौर पे कोविड के समय में। और ये सामने है कोविड वार्ड। कई लोग इसमें बहुत ज़्यादा गंभीर हालत में हैं। कई जो स्थिति है यहाँ पर इस तरीके से है कि कम से कम 15 से 20 मरीज बाहर इस समय अस्पताल के बाहर खुले में लेटे हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। शिकायत ये भी है कि डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराई जा रही है। फिर इस तरीके से इतनी भयावह स्थिति जहाँ पर स्ट्रेचर पर लेट करके रात काटी है मरीजों ने, और अब जाकर के सुबह हो गई है और सुबह में भी कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। ये रात से ही है, रात से ऐसे हालत हो रही है सर। डॉक्टर भी नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे एक सिलेंडर होता है, 10-10 पेशेंट को लगाया जा रहा है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली ही नहीं, देश के अलग अलग शहरों का यही हाल है। 4 दिन में ऑक्सीजन का ऐसा हाहाकार मच गया कि हालात हाथ से बाहर हो गए। लेकिन सरकारों को देर से समझ में आया कि संकट इतना विकराल हो जाएगा। आज तक भी आज जब प्रधानमंत्री की 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग हो रही थी, तो उसमें एक बहुत अजीब बात हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बोलने की बारी आई तो उसका लाइव टेलीकास्ट होने लगा। केजरीवाल बोल ही रहे थे कि प्रधानमंत्री ने उन्हें टोक दिया कि इन हाउस मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट हो, ये परंपरा के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। केजरीवाल ने तुरंत माफी मांग ली। बाद में इस पर खूब सियासत हुई। बीजेपी ने केजरीवाल पर तीखे हमले किए। लेकिन सोचिए, जब पूरे देश में कोरोना के संकट पर बात हो रही हो तो ऐसे मुद्दों पर अटकना सही है क्या? तो दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा है, जिसमें आपकी मदद चाहिए। ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें, ये उचित नहीं है। बैठक तो थी कोरोना पर संकट के समाधान के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में कुछ ऐसा हुआ जिस पर सियासत शुरू हो गई। दरअसल कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा जूझ रहे देश के 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी बैठक कर रहे थे। बारी बारी से मुख्यमंत्री कोरोना काल में सामने आ रही समस्याओं पर अपनी बात रख रहे थे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की बारी आई तो उन्होंने भी दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज में आ रही समस्याएं सामने रखी और महामारी के इस दौर में केंद्र से मदद की अपील की। देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को तुरंत आर्मी के जरिए केंद्र सरकार टेक ओवर करे। ऑक्सीजन प्लांट से निकलने वाले हर ट्रक के साथ एक आर्मी का एस्कॉर्ट व्हीकल रहेगा, तो कोई उस ट्रक को फिर आगे रोक नहीं पाएगा। केजरीवाल जब पीएम मोदी से दिल्ली की स्थिति के बारे में बता रहे थे, तब इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की गई, जिस पर फौरन ही पीएम मोदी ने ऐतराज जता दिया।
ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। केजरीवाल ने फौरन माफी मांगकर इस विवाद को खत्म करने की कोशिश की और फिर सीएम कार्यालय की ओर से भी इस पर खेद जताया गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक को पब्लिक किए जाने पर बीजेपी ने केजरीवाल को घेरना शुरू कर दिया। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए दूसरों पर निराधार आरोप प्रत्यारोप लगाकर जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। आज इनका एक और कारनामा उस समय भी देखने को मिला जब आदरणीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में चल रही उच्च स्तरीय बैठक, जिसमें देश के कई वरिष्ठ मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मौजूद थे, उस बैठक की गोपनीयता को भंग कर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास किया गया। जिस प्रकार से अपने आप को टेलीविजन पर चमकाने की कोशिश करी, वो बहुत गैर निंदनीय है और हम उसकी घोर निंदा करते हैं। संकट के इस दौर में दिल्ली में एक और नई सियासत शुरू हो गई है, वो भी तब जब दिल्ली के अस्पतालों का हाल लगातार खराब होते जा रहे हैं। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ सियासत है जो संकट के समय खुद को बचाने और दूसरों पर जिम्मेदारी डालने में जुटी है। सरकारें, पार्टियां, नेता तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन देश के बाकी लोग क्या करें? उन्हें तो अपनों को बचाना है। ऑक्सीजन का संकट एक दिन का नहीं है, रोज की यही बात है। सरकारों को भरोसा दिए कितने दिन हो गए, लेकिन अब तक लोग भटक रहे हैं, सांसों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सांसद विधायक का आदमी, उनका यहाँ काम चलता है। ये हमारे एक भाई खड़ा हुआ बेचारा, परसों से लाइन में लगा बेचारा, 10 बार गाड़ी घुमा चुकी है, एम्बुलेंस खड़ी है, देखिए पीछे हमारी गाड़ी के पीछे, वो रो रहा है बेचारा। साहब कुछ करिए ऐसा कि जिंदगी बच जाए, या फिर खत्म कर दिया जहर देकर इंजेक्शन। जो हमारी माताएं बहनें जितनी एडमिट है, उनको इंजेक्शन दिलवा दीजिए, मर जाए। ऐसी लाचारी, ऐसी बेबसी, ऐसा दुख, ऐसा संकट कोई सोच भी नहीं सकता था। ये दिन देखने पड़ेंगे। एक एक सांस के लिए संघर्ष है, अपनों की सांसें बचाने की जंग है। यूपी की राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन की किल्लत की मार झेल रहे मरीजों के परिजन लगातार यहाँ वहाँ भटकते हैं, लेकिन जब वो पहुंचते हैं अपनी परिजन के लिए, अपने मरीज के लिए ऑक्सीजन लेने के लिए प्लांट पर, तो वहां कुछ और ही मंजर होता है। कहीं सिलेंडर मौजूद नहीं है, कहीं मिलते हैं तो इतनी लंबी लाइन लगी है कि पूरा पूरा दिन निकल जाता है, तो कहीं आपसी झगड़े या फसाद के चलते लोगों का काम रुका हुआ है। ऐसी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं जो अपने मरीज के लिए सिलेंडर लेने के लिए आए थे। लंबी यहाँ कतार लगी हुई, लगभग आधा किलोमीटर तक की गाड़ियों की, जहां पर अस्पताल से लेकर के व्यक्तिगत तौर पर भी लोग अपना सिलेंडर लेने के लिए, परिजन के लिए जो बीमार आए थे, लेकिन उनको पिछली बहुत देर से यहाँ पर ना तो सिलेंडर मिल पा रहा है और ना ही जो सप्लायर है वो इनसे बात कर रहे हैं। 3 बजे के करीब रात से हमारी यहाँ पे हम लगे हुए हैं। हमारी गाड़ी के 22 सिलेंडर पूरी गाड़ी में होने थे। 4 सिलेंडर वो 3 बजे के लगे अभी तक नहीं लग पाए। बाकी बीच में पता नहीं कितनी गाड़ियां आके निकल जा रही हैं। शोर सिफारिश लग रही है और शोर सिफारिश में दबाव बनाया जाता है मालिक के ऊपर। मैं 7 बजे, कल रात 7 बजे से सोया तक नहीं हूँ, एक पानी तक नहीं पिया हूँ। हरदोई में जाके शिफ्ट किया था, वहाँ पे भी आज भी ऑक्सीजन नहीं मिली। हरदोई में कल पूरे यूपी में नहीं मिली है, ठीक है। मैंने कानपुर सब कहीं देख लिया, कहीं नहीं मिली। अभी आज मेरे पापा का 10 बजे खत्म हो गया लास्ट सिलेंडर, अभी भी नहीं मिल रहा है मेरे को। मेरा अंदर सिलेंडर रखे हैं। लखनऊ में ऐसी ऑक्सीजन एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें हैं। खाली सिलेंडर लिए लोग दिन रात गर्मी धूप भूखे प्यासे खड़े हैं। क्या बीत रही है लोगों पर, इसे देखने सुनने के लिए बहुत हिम्मत। पहले एडमिट है, टेम्पो पे लादे हुए पुलिस वाले लाठी चला रहे, जो सोर्स वाला उससे कह रहे आओ यहाँ। सोर्स वाली सारी गाड़ी है यहाँ पर। हम कल सुबह 11 बजे से लाइन पे लगे साहब, वो टेम्पो वाले का 1000 रुपया रोज दे रहे सरकार। हमारी बहन हिंद हॉस्पिटल में एडमिट है साहब, वो नए गाड़ी खड़ी करते भूखे प्यासे पड़े था। जिनकी कोई पहुंच नहीं है, उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है।
लखनऊ हो या कानपुर, लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लाइनें लगी हैं। यहाँ ये समझने की भी जरूरत है कि ऑक्सीजन का वितरण कैसे होता है। उत्पादन के बाद 99.5% शुद्धता वाली लिक्विड ऑक्सीजन को जंबो टैंकर्स में स्टोर किया जाता है, फिर बहुत ही कम तापमान वाले क्रायोजेनिक टैंकर में डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल पर ड्यूरा और जंबो सिलेंडर होते हैं, जिनके ऑक्सीजन अस्पतालों को सप्लाई की जाती है। एक जंबो सिलेंडर में 7000 लीटर ऑक्सीजन होती है और एक ड्यूरा सिलेंडर 30 जंबो सिलेंडर के बराबर होता है। कुछ मरीजों को हर एक मिनट में 8 से 10 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसे हालात में एक जंबो सिलेंडर 1 घंटे से भी कम समय में खत्म हो जाता है। हमारे सिस्टम में सिलेंडर और टैंकर्स की संख्या इतनी नहीं है कि इस आपदा में हम सबके लिए ऑक्सीजन को रखने और ट्रांसपोर्ट करने में सफल हो जाएं। सिलेंडर्स को बार बार रिफिल करने के लिए ट्रांसपोर्ट चेन में क्रायोजेनिक टैंकर होने चाहिए ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई चेन न टूटे। भारत के पास इतने क्रायोजेनिक टैंकर भी नहीं है कि ऑक्सीजन की सप्लाई चेन बिना टूटे 24 घंटे लगातार कई दिन, हफ्ते और महीने तक चलती रहे। टाटा ग्रुप फिलहाल 24 क्रायोजेनिक कंटेनर्स को इंपोर्ट कर रहा है। एक राज्य से दूसरे राज्य में ऑक्सीजन को ले जाने पर भी समय बढ़ जाता है। जो सप्लाई 3 से 5 दिन में होती है, उसमें 6 से 8 दिन लग जाते हैं। दूर दराज के इलाकों और छोटे अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में और ज्यादा टाइम लगता है और दाम भी बढ़ जाता है। भारत के छोटे सप्लायर्स की यह भी शिकायत है कि उनके पास पूरी मात्रा में जंबो और ड्यूरा सिलेंडर्स नहीं है। एक दिक्कत यह भी है कि ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को अचानक नहीं बढ़ाया जा सकता। पिछले 1 साल में आइनॉक्स ने 2 प्लांट शुरू किए हैं, एक पश्चिम बंगाल में, दूसरा उत्तर प्रदेश में। दोनों से कुल मिलाकर 350 टन ऑक्सीजन हर रोज बनाई जा सकती है। ऐसे एक प्लांट को शुरू करने में औसतन 24 महीने लग गए। आगे आइनॉक्स और भी प्लांट शुरू करेगा, लेकिन इस वक्त की समस्या इससे नहीं सुलझेगी। इन हालात के लिए लाल फीताशाही और फाइलों और प्रक्रियाओं को लंबे समय तक लटकाए रखने का रवैया भी जिम्मेदार है। मार्च 2020 में महामारी की घोषणा के बाद 21 अक्टूबर 2020 को हमारे सिस्टम ने ऑक्सीजन प्लांट्स के टेंडर निकाले ताकि देश के 150 जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा सके, लेकिन अब तक इनमें से कोई ऑपरेशनल नहीं हो सका। इस समय समस्याओं में भी एक खास तरह का विरोधाभास है। एक तरफ ऑक्सीजन की कमी और सिस्टम की लचर व्यवस्था से परेशान लोग हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिनमें अब भी वैक्सीन के प्रति झिझक का भाव है। कई लोग ये भी सोच रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने वाले बहुत से लोग संक्रमित हो गए, तो ऐसे में वैक्सीन लगवाने का फायदा ही क्या है। लेकिन यह सोच गलत है, क्योंकि वैक्सीन लगवाने से ही हम कोरोना से लंबी और भयानक लड़ाई को जीत सकते हैं। वैक्सीन लगवाने के बावजूद कुछ लोगों में कोरोना होने के क्या कारण हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, इस बारे में तस्वीर साफ करने के लिए मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है। इसे देखकर आपके कई भ्रम दूर। कोरोना का सुरक्षा कवच, कोरोना की महामारी से बचने का फॉर्मूला। पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने जिंदगी की बूंदें बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया था। ऐसे में वैक्सीन की दोनों डोज मिलने के बाद किसी किसी को संक्रमण क्यों हो जाता है, इस सवाल का जवाब जानना सबके लिए जरूरी है, ताकि वैक्सीन वाली झिझक से हम दूर रहें। वैक्सीन लगाने से हम सीवियर डिजीज को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। वैक्सीन विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डिजीज, नॉट इन्फेक्शन। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम वैक्सीन लगाते हैं तो वैक्सीन से हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी जो हमें प्रोटेक्शन देगी कि अगर हमें कोविड हुआ तो हमें सीरियस इन्फेक्शन नहीं होगा, हमें हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, हमें आईसीयू नहीं जाना पड़ेगा और हमारी जान बच जाएगी। लेकिन अगर हमें वैक्सीन लगा है, हमें इन्फेक्शन हो सकता है। इसका यह मतलब हुआ कि अगर हम किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आए तो हमारे गले और नाक में भी वायरस आ सकता है, हम पॉजिटिव भी हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं वैक्सीन के कारण, वो इस वायरस को आगे बढ़ने नहीं देंगी और हमारे को डिजीज की सिवियरिटी को ज्यादा बढ़ने नहीं देंगी और माइल्ड डिजीज ही होगी, अब डिजीज होगी ही नहीं। लेकिन हम इन्फेक्शियस होंगे क्योंकि हमारा आरटीपीसीआर भी पॉजिटिव होगा और हम ये वायरस किसी और को दे सकते हैं जिसको वैक्सीन नहीं लगी हो, जो प्रोटेक्टेड नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि वायरस विल प्रिवेंट यू फ्रॉम सीवियर डिजीज, यू कैन स्टिल गेट इन्फेक्शन और आप औरों को इन्फेक्शन दे सकते हो। इसीलिए वैक्सीन के बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है, मास्क लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप तो प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आपके घर के और किसी व्यक्ति को आपके कारण कोविड हो जाए। यानी वैक्सीन बीमारी के लिए है, न कि संक्रमण के लिए। अगर दोनों डोज ले चुका व्यक्ति संक्रमित होता है तो उस पर संक्रमण का असर गंभीर नहीं होगा। आइए ये भी जान लेते हैं कि भारत में कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें वैक्सीन की डोज के बावजूद कोरोना हुआ। आंकड़ों के अनुसार प्रति 10,000 वैक्सीन प्राप्त लोगों में से 2 से 4 लोग ही संक्रमित हो रहे हैं।
21 अप्रैल को जारी आंकड़ों के अनुसार 1 करोड़ 10 लाख लोगों को कोवैक्सीन लगी है। इनमें 93 लाख को पहली डोज मिली है, जिसमें 4,208 को संक्रमण हुआ, यानी 0.04%। 17 लाख को दोनों डोज मिल चुकी हैं, जिनमें से 695 संक्रमित हुए। ये भी 0.04% ही है। कोविशील्ड के आंकड़े भी देखिए, करीब 10 करोड़ लोगों को पहली डोज मिली है, जिनमें से 17,145 लोग संक्रमित हुए। ये कुल संख्या का 0.02% है। 1.5 करोड़ लोगों को दोनों डोज मिल चुकी हैं, जिनमें से 5,014 लोग संक्रमित हुए, जो कि कुल संख्या का 0.03% है। यहाँ एक और सवाल है, जिसका जवाब जरूरी है। अगर वैक्सीन की पहली डोज के बाद किसी व्यक्ति को संक्रमण हो जाए, तो क्या दूसरी डोज लेने की तारीख पर असर पड़ता है? कई लोगों को ऐसा देखा गया है कि एक डोज के बाद अगर उनको वो पॉजिटिव हो गए हैं, यानी एंटीबॉडीज बन रही हैं, सेकंड डोज की टाइमिंग में कोई फर्क पड़ता है या आप लोग अपनी नॉर्मल टाइम को फॉलो कर? अभी इस टाइम पे हमारे पास कुछ रिसर्च नहीं है इस मामले में। हाँ, एंटिसिपेट करते हैं कि अगर आपको पहले प्राइमिंग एक डोज से हो गई है और आपको बीमारी हुई, तो ये आपकी एंटीबॉडीज बढ़ जाने चाहिए और शायद आपको सेकंड डोज की ज़रूरत ना पड़े। बट इसके लिए बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी, इन केस का स्टडी करना पड़ेगा ओवर टाइम के एंटीबॉडीज कितनी है, कैसे कम हो रही है कि नहीं हो रही है। सो आज की डेट पे ये है कि अगर आपको हो भी गया है तब भी आपको डोज लगानी है, सेकंड डोज लगानी है, पर वो जरूर है कि बीमारी होने के कुछ समय के बाद लगवाएं, इमीडिएटली उसके बाद ना लगवाएं। अब फर्स्ट डोज के बाद अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें भी एंटीबॉडीज बनेगी, उसको प्रोटेक्शन अच्छी मिलेगी, इसलिए वो अपना सेकंड डोज जो है वो डिले कर सकता है, 6 हफ्ते या 3 महीने बाद भी लगा सकते हैं, क्योंकि तब तक वो रिकवर भी कर जाएंगे इन्फेक्शन से और उनको कुछ हद तक तब तक प्रोटेक्शन भी मिलेगा जो इन्फेक्शन होने से एंटीबॉडीज बनेगी। कोरोना से लड़ना है, इसीलिए वैक्सीन की झिझक को मन से हटाना है। डरना नहीं, इस मुहिम से जुड़ना जरूरी है। श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। इस भयानक आपातकाल में कुछ पॉजिटिव कहानियां भी हैं जो महामारी से लड़ने की हिम्मत दे रही हैं। जब भी विपदा आती है, हिंदुस्तान में समाज के कुछ लोग हमेशा निकल कर आते हैं, टूटती हुई उम्मीदों को सहेजते हैं। ऐसी ही चंद कहानियां आपको दिखाते हैं। जब व्यवस्थाएं चरमराती हैं, आपदाएं बेबसी लाती हैं, तब जो अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ इंसानियत की मदद के लिए खड़ा होता है, असल मायनों में वीर वही होता है। वो जिनके लिए जिंदगी से बड़ी जिम्मेदारी है। ये संकट काल है, आपदा है, कल कौन संक्रमित हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन जो अपनी और अपनों से ज्यादा अपनी जिम्मेदारी को जानते हैं, वो ये सब जानना भी नहीं चाहते। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की डीएसपी शिल्पा साहू उन्हीं में से एक है। मेरे पति का भी सपोर्ट बिल्कुल रहता है। मेरे सीनियर ऑफिसर जो है हमारे एसपी सर, आईजी सर और वरिष्ठ अधिकारी डीजीपी सर का भी एक सपोर्ट रहता है, मोटिवेशन रहता है कि आपको जैसा करना है आप करिए। बिल्कुल जहाँ रेस्ट लेने हैं वहाँ रेस्ट लीजिए, कोई कंपल्सरी नहीं है, यहाँ पे आपकी ड्यूटी लगाई नहीं गई है, आपको जैसा स्वेच्छा से लगे करिए। और चूँकि आप देख रहे हैं कि मेरे जवान जो हैं मेरी उपस्थिति, उनका भी एक मनोबल बना रहता है कि उनके सीनियर अधिकारी भी उनके साथ हैं, तो वो और मन लगा के काम करते हैं। दंतेवाड़ा की डीएसपी शिल्पा साहू को बहुत से लोगों ने पहले भी देखा है, लेकिन तब वर्दी में कंधे पर AK-47 लेकर नक्सलियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशंस का नेतृत्व करते देखा था। मातृत्व के चलते फील्ड वर्क से ब्रेक लिया, लेकिन छुट्टी नहीं ली। डीएसपी शिल्पा साहू 5 महीने की गर्भवती हैं। उन्हें छुट्टी लेने की सलाह के साथ घर पर आराम का विकल्प दिया गया, लेकिन उन्होंने सड़क पर उतरकर उत्तरदायित्व को चुना। बिल्कुल मैनेज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ परिस्थिति ऐसी लगती है कि लोग मान नहीं रहे हैं और समझाने की आवश्यकता है। जैसे आप अभी देख भी रहे हैं, कुछ बिना किसी कारण के घूम रहे हैं, तो उनको जो है समझाना पड़ता है, वापस भेजना पड़ता है, जिस भी तरीके से समझ जाए वो। परिवार से प्यार सबको होता है, लेकिन फर्ज ही परिवार बन जाए तो ऐसी ही मिसालें बनती हैं। ये दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल राजू राम बिना रिश्ते के दर्द का रिश्ता गढ़ने से संकोच नहीं करते। कांस्टेबल राजू को एक रोज एक कॉल आई बीमार मरीज की मदद के लिए। राजूराम जी, उस रोज क्या हुआ था? कहां पर आपको मिले ये बुजुर्ग और उनके साथ क्या बीती थी जो आपने मदद की? हमें तकरीबन 11 बजे कॉल मिली थी, PCR कॉल।
हाँ सुबह, और जाके देखा तो वो काफ़ी सीरियस थे, उसकी सांसें फूल रही थी और काफ़ी मतलब ऐसा महसूस कर रहे थे, वो ज़्यादा मतलब उठ नहीं पा रहे थे। तो हमने जाके देखा तो हमने रिक्वेस्ट करी कि आप चलो, आपको हमने एम्बुलेंस मंगवा ली थी। तो उस टाइम हमने देखा कि वो उठने के लिए बोला तो वो कह रहा नहीं, हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि 3rd फ्लोर पे रहते ना ऊपर। हम कहा आपको एडमिट नहीं कराएंगे, दवाई दिलाएंगे केवल। तो ऐसे वो चलने को फिर तैयार हो गए। तो नीचे ला के हम उनको एम्बुलेंस में बिठाया और RML में ले गए। तो RML में मैं गया था अकेला, तो वहाँ जाते ही वहाँ डॉक्टरों ने बोल दिया कि यहाँ बेड नहीं है, यहाँ भर्ती नहीं हो पाएगा। तो हमने काफ़ी देर तक उनकी MLC बनवाई और फिर कहा जी इनके साथ कोई नहीं है, कौन इसका वो कराएगा। तो मैंने बोला कि मैं कराऊंगा इनका। जिस अनजान को जिंदगी की और मोहलत सौंपकर कांस्टेबल राजू राम आए, उनके परिवार में कई लोग हैं, लेकिन कोरोना के डर ने खून के रिश्तों को घरों से बाहर नहीं आने दिया। कि घर में कोई नहीं था, उनका अपना कोई नहीं। उनकी 3 बेटियां हैं, जिनमें से एक दुबई में रहती है, एक अजमेर में रहती है और एक कालकाजी में रहती है दिल्ली में। तो उन्होंने कॉल किया था, PCR उन्होंने मंगवाई थी। तो उन्होंने कॉल किया, उसके बाद हमने बोला कि आप 1 घंटे के लिए आ जाओ, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कह रहे कोरोना काल चल रहा है, अभी मैं आ नहीं सकती। खाकी की जिम्मेदारियों में कानून होता है, आदेश होता है, लेकिन कोरोना के समय किरदार बदल गया है। ऑक्सीजन के लिए तड़पते मरीज और अस्पताल आजकल आम तस्वीर है, लेकिन दायित्व मानकर इसका प्रबंध अगर पुलिस करने लगे तो। हमें एक PCR कॉल मिली थी कि निदान हॉस्पिटल में खत्म हो गया है। डॉक्टर रक्षा हैं, वो उन्होंने बताया कि हमारे ऑर्डर तो दे रखा है सुबह से, लेकिन ना तो फ़ोन से कांटेक्ट हो पा रहा है और बदरपुर से हमारी ऑक्सीजन आनी है लेकिन पहुंच नहीं पा रही है। ये अब समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो उनसे रूट पूछा, वो कहने लगे जी कि इससे देवली रोड से आनी है। तो हमने एक मोटरसाइकिल को और उसको डायरेक्ट किया कि आप जल्दी से जाओ, देखो कहीं रास्ते में कहाँ फंस रही है। तो लकीली वो नज़दीक ही थी, तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास ही। तो उसको फिर एस्कॉर्ट करके फटाफट हम लोग लेके आए और हमने उनके स्टाफ का वेट नहीं किया, फिर हमारे स्टाफ ने फटाफट उसको अनलोड करके और ICU में जहाँ थी शिफ्ट कर दिया। तो जिससे काफ़ी लोगों ने मतलब इसको जो परेशानी थी उनकी दूर हुई। हीरोज हमारे बीच से ही निकलते हैं। हीरोज वो होते हैं जो मुश्किल की घड़ी में भी किसी और के लिए खड़े हो जाएं, अपनी ड्यूटी से आगे जाकर अपने फर्ज को निभाएं, और कोरोना के इस संकट काल में भी ये हम सब के लिए एक मिसाल होते हैं। दंतेवाड़ा से धर्मेंद्र महापात्रा और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने की खबर है। भारी बर्फबारी हो रही थी वहां पर, जिसकी वजह से ये ग्लेशियर टूटा है। ये शुरुआती जानकारी के अनुसार हम बता रहे हैं आपको, सुकमा 2 इलाके में ग्लेशियर टूटने से संपर्क कटा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिलीप सिंह राठौड़ इस समय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दिलीप, बताएं कितनी गंभीर परिस्थिति है और क्या है शुरुआती जानकारी? श्वेता, देखिए सोमनाथ के पास में एक ग्लेशियर टूटा है जिसकी जानकारी अभी तक आ पा रही है चलकर, लेकिन चूंकि बर्फबारी बहुत ज्यादा है, रास्ते सारे बंद हैं और आने जाने का कोई साधन नहीं है, संपर्क नहीं है, तो इसलिए ये बताना बहुत मुश्किल है कि वहां पर अभी हालात क्या है। अभी पूरी कोशिश की जा रही है, चाहे वो आर्मी कमांड हो या फिर SDRF की टीम हो, वो लगातार लगी हुई है जिससे कि संपर्क बनाया जा सके और जानकारी मिल सके कि आखिर वहां पर हालात क्या है। श्वेता, नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।